जी। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपके एमसीक्यूज जो अभी टेस्ट हुआ है चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ईटा के पैटर्न पे, तो उसके सॉल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बी अटेंटिव एंड केयरफुल। पहला एमसीक्यूज नंबर 6 है मेरे पास, जो तरतीब दी हुई है आपका जो टेस्ट हुआ है फिजिक्स का। Which of the following statement is true for the speed v and acceleration of a particle executing simple harmonic motion? ट्रू स्टेटमेंट आपने बतानी है वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के मुताबिक। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलेरेशन इज मैक्सिमम। इट्स इम्पॉसिबल, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपके पास ऑसिलेटर मीन पोजीशन की तरफ आता जाता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाता है। लिहाजा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सट्रीम जो पोजीशंस हैं उन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी मिनिमम होती है। तो तमाम स्टेटमेंट रॉन्ग हैं, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट जो है when v is maximum a is 0, लिहाजा इसका डी ऑप्शन है। MCQ नंबर 1, MCQ नंबर 1 राइट ऑप्शन इज डी। MCQ नंबर इसका 6 नंबर है, मैं नंबर भी वही लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। MCQ नंबर 7 में कहा है फेज डिफरेंस बताना है वेव्स में। एक वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट शो किया गया है 10⁻⁻6 साइन 100 t प्लस x/50 प्लस 0.5 इन मीटर्स। और एक वेव 2 है, उसका भी इसी तरह शो करा है। तो साइन हो गया है, तो साइन कॉस दे दिया है, तो 100/t x/50 मीटर्स। तो इसमें हमने फेज डिफरेंस की बात करनी है कि इनमें फेज डिफरेंस क्या है। तो याद रखें कि यहाँ पर जो फेज का डिफरेंस है हमारे पास, जब भी एक चीज़ साइन से काज हो जाती है तो फेज डिफरेंस होता है 90। असल में एमसीक्यूज में थोड़ी सी कंपोजिंग में से गलती हुई है, मैंने इधर भी साइन दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। इन कंपोजिंग में मसला है, इधर भी साइन दिया था, लिहाजा ये एमसीक्यूज आप लोगों से डेफिनेटली गलत हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट यहाँ से फेज डिफरेंस दिखाना था, आप लोग परेशान भी होंगे होंगे, तो यही फेज डिफरेंस था, सॉरी फॉर दैट। तो इसका सी ऑप्शन था, लेकिन जारी बात है ये आप एक्सक्यूज में गलती है, तो इसमें मैं फिर इसको मार्क कर रहा हूँ, इसके सारा नंबर 4 मिलेंगे। तो अगले नंबर पे चले जाएं। MCQ नंबर 16 फिजिक्स वाला MCQ है। ब्लोइंग एयर विद एन ओपन माउथ इन एग्जांपल। आप याद रखेंगे ओपन माउथ जब है ना, ओपन माउथ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब आप ऐसे मुंह बंद करते हैं और वो ब्लो मारते हैं तो उसमें फिर एक्सपेंशन होती है और ठंडा हो जाता है ब्लो। लिहाजा ओपन माउथ में आइसोथर्मल प्रोसेस है, और क्लोज माउथ में ब्लो मारो तो यूँ, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये जहन में रख लें। लिहाजा ये सी ऑप्शन है इसका। MCQ नंबर 17 पे आ जाए। साउंड वेव इन एयर आर ऑलवेज लॉन्गिट्यूडनल। एयर में इनका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि एयर का जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो नहीं है। आपको पता है कि तमाम लिक्विड्स और सॉलिड्स जो होते हैं इनका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी ज़ीरो होता है और यंग मॉडुलस भी ज़ीरो होता है। तो एयर के अंदर साउंड वेव का हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होना इसी वजह से है। बाकी तमाम ऑप्शन गलत हैं कि डेंसिटी एयर की वजह से वहाँ ये वजह है, या उसमें मिक्सचर है, ये सेवरल गैसेस का ये वजह है, या उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो इसका मेन ऑप्शन जो वजह है वो नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, लिहाजा इसमें सी ऑप्शन है।
थ्योरेटिकल एमसीक्यूज हैं, ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर एमसीक्यूज नंबर 27 फिजिक्स का है, सॉरी 26। In young double slit experiment, if monochromatic light is replaced by white light, तो ये बच्चों आपको पता है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट आप यूज करते हो तो आपको कलर फ्रिंजेस नजर आते हैं, सेंटर पे भी और हर जगह कलर फ्रिंजेस। जो सी लाइट यूज करोगे उसी वाला ब्राइट, जैसे रेड है तो रेड ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू ब्लैक, ग्रीन है तो ग्रीन ब्लैक, इस तरह नजर आएंगे। लेकिन जब आप व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट पे जो सेंटर होता है उसमें तमाम रंगों का सेंटर आता है, तो रेड ब्लू ग्रीन सबका मिक्सचर मिलकर व्हाइट हो जाता है। लिहाजा व्हाइट लाइट की सूरत में सेंटर हमेशा व्हाइट होता है और इधर उधर पे कलरफुल फ्रिंजेस नजर आते हैं, तो ये दिमाग में रख लें हमेशा। तो लिहाजा इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। अगेन इस बार सी बहुत पसंद थे मुझे। तो इस तरह when white light is incident on the diffraction grating the zero order principle, इसी तरह आप यंग स्लिट में भी वाइट लाइट इस्तेमाल करें तो सेंटर वाइट होता है, और ग्रेटिंग में भी अगर यंग क्या कहते हैं वाइट लाइट यूज करें तो फिर भी सेंटर वाइट होता है। दिमाग में वाइट का मतलब समझते हो ना, रेड ब्लू ग्रीन, वाइट वाइट होता है, एक होता है ब्राइट एक होता है वाइट। ब्राइट तो कोई भी हो सकता है, रेड भी ब्राइट हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, वाइट होता है। सेंटर वाइट इसलिए होता है क्योंकि सेंटर पे तमाम वेव्स का पाथ डिफरेंस, तमाम वेव आएगी ना सेंटर पे, उनका पाथ डिफरेंस तो जीरो होता है। सेंट्रल मैक्सिमा तो सबका होता है ना, तो इसलिए वहां पर हमेशा वाइट होता है। तो लकीली यहाँ भी सी ही चल रहा है। MCQs नंबर 36। Which of the following is incorrect regarding the first law of thermodynamics? फर्स्ट लॉ के हिसाब से कौन सी बात गलत है? It introduces the concept of entropy. Introduces the concept of entropy. It introduces the concept of internal energy. ये सारी बातें ठीक हैं। It is a restatement of the principle of conversion, ठीक है। It is not applicable to the cyclic process, ये बात गलत है। हमें पता है फर्स्ट लॉ हर प्रोसेस के लिए वैलिड है, साइक्लिक के लिए भी वैलिड है और नॉन साइक्लिक के लिए भी वैलिड है। तो लिहाजा ये डी ऑप्शन इसका रॉन्ग है, इनकरेक्ट। बाकी ये सारी बातें ठीक हैं। एंट्रोपी का कंसेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं। हम आइसोबैरिक प्रोसेस में एंट्रोपी देखते हैं, आइसोथर्मल में भी देखते हैं, आइसोबैरिक आइसोकोरिक में भी एंट्रोपी की बातें करते हैं। ख़ुसूसन आइसोथर्मल और रेडियोबैटिक में हम एंट्रोपी की बहुत बातें करते हैं, जो एक्सपेंशन में बढ़ती है, कंप्रेशन में कम होती है, रेडियोबैटिक में हमेशा कांस्टेंट रहती है। लिहाजा इसमें एंट्रोपी भी इन्वॉल्व है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, एनर्जी का कंसेप्ट भी है। ये कहा हुआ है कि ये वैलिड नहीं है इसके लिए सो कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस में। क्यों नहीं, ये तो वैलिड है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। लिहाजा ये स्टेटमेंट इसकी गलत है। 37 नंबर पे आ जाएं। इसमें वही एमसीक्यूज है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी इक्वेशन शो की गई है, डिस्प्लेसमेंट की या 100 या वेलोसिटी है t प्लस π/3 और दूसरी वेलोसिटी 0.1, ये भी साइन है। यहाँ पर कोसाइन है, पता नहीं मैंने तो ये साइन के लिए बनाए थे, फिर इसने कोसाइन बना दिए हैं। तो बार साइन और कास का फर्क देखें तो ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है ना। यहाँ से अगर आप देखें साइन और कास 90 और π/3 ये भी शामिल है। तो 90 आपको पता है कितना होता है π/2, तो π/2 प्लस π/3, ये फिर फेज का डिफरेंस आ रहा है। और इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। वंस अगेन ये एमसीक्यूज में भी कंपोजिंग में मसला, यहाँ भी साइन होना चाहिए था, और मैंने इस तरह बनाया था एमसीक्यूज। मुझे याद है कि मैंने ये दोनों साइन रखी थी, सिर्फ यही फेज डिफरेंस था। पता नहीं पहले और दोनों एमसीक्यूज में मसला आया है, और आपको इसके भी पूरे नंबर देंगे। इसमें मैंने जो है वो π/3 ऑप्शन बनता है, ये वाला सी ऑप्शन बनता है। तो इसके भी ऑल पूरा नंबर दे देंगे सारों को, यदि ना हो, क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है, कंपोजिंग में प्रॉब्लम है, जल्दी में मुझसे वीडियो में भूल गया। 38 नंबर पे आ जाए। एक्सक्यूज नंबर 38।
38 फिजिक्स का नहीं है, 46 MCQs को देखें। If the intensity of the principal maxima in single slit diffraction pattern is I naught, यानी कि सिंगल स्लिट में इंटेंसिटी जो है वो I नॉट है और उसकी विड्थ जो है वो D है, फर्ज करें, ठीक है जी। What will be the intensity when slit width is double? याद रखें कि intensity is measure of slit width, तो slit width अगर डबल हो जाती है तो intensity is measure of slit width, अगर slit width डबल हो जाएगी तो intensity भी डबल हो जाएगी, लिहाजा इसका डी ऑप्शन ठीक है। 47 पे आ जाए, नंबर 47। A bob of simple pendulum is a spherical hollow ball filled with water. A plugged hole near the bottom of the oscillatory bob gets suddenly unplugged. ठीक है, फिर क्या हुआ है? During the observation, the still water coming out. टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? बहुत सीधी सी बात है। आपके पास ये है, आपको पता है जब ये भरा हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल दरमियान में है, तो इसका टाइम पीरियड हमें पता है लेंथ पे डिपेंड करता है और लेंथ सेंटर के हिसाब से लेंगे। जब आप इसको खाली करेंगे, इधर अनप्लग करेंगे और ये निकलेगा वाटर बाहर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लोअर होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, और जो ही लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ में इजाफा हो जाएगा तो टाइम पीरियड फास्ट बढ़ जाएगा, और जब ये मुकम्मल खाली हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस चला जाएगा, तो फिर वापस लेंथ आ जाएगी। तो लिहाजा इसका ऑप्शन है कि पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होगा, और उसके बाद डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस बताना है। आपको पता है पहले ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये तमाम जितने भी ट्रांसफर है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन के लिए तमाम के तमाम इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। कान खोल के सुनने। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर, इलेक्ट्रिकल हीटिंग में रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो isothermal compression is the best example of reversible process. लिहाजा MCQs number 56 D is the right option. इसी तरह 57, in case of linearly polarized light, यानी कि linearly polarized light होती है, the magnitude of electric field vector, जितने भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड पीरियडिकली वेरी होती है विद टाइम। आप देखते रहते हैं 57 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो पीरियडिकली वेरी होती है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड की भी यही सीन है, पीरियडिक वेरिएशन होती है। ये बात है, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। अगला फिजिक्स का एमसीक्यू 66 नंबर है। Young double slit experiment, separation between the slit and the screen is increased fringe width के साथ क्या होगा? पहले बच्चे आपको अच्छे से पता है fringe width is a measure of the wavelength and separation between slit and screen and inversely proportional to inter-slit distance। लिहाजा इसकी बात की गई है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन इंक्रीज में ही आएगा। 67, in single slit is used to observe diffraction pattern with red light, one replacing the red light with the violet light। तो diffraction pattern would, हमें पता है चाहे डायफ्रेक्शन पैटर्न हो या इंटरफेरेंस पैटर्न हो, उसमें जो विड्थ होती है पैटर्न की वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। लिहाजा रेड की जगह जब वायलेट लाएंगे तो वो जो पैटर्न है वो नैरो हो जाएगा, उसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो लिहाजा
इसका भी जो ऑप्शन है वो भी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर पे दिया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज required to convert 5 gram of ice at 0 to the steam at 100. 1 ग्राम ऑफ आइस है, उसको 0 से ज़ाहिर है 1 ग्राम ऑफ आइस जो है वो 0 से किधर चली जाएगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो आइस जो है लिक्विड बन जाएगी, उसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व होगी। फिर वो 1 ग्राम वाटर ग्राम होता 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 क्या बन जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर 0 से 100 हो जाएगा। 100 के बाद फिर वो जब स्टीम बनेगी तो उसमें भी लैटेंट हीट इन्वॉल्व होगी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है बड़ा। तो इसमें जो हीट होती है, हीट का ये फार्मूला होगा मैस और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस CM डेल्टा T और फिर मैस और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये फार्मूला लगेगा। तो ये और 5 ग्राम है और 1 कैलोरी, मैस 5 ग्राम दिया हुआ है ना, तो कैलोरी में देना है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मसला और नहीं है, सिर्फ मैस तो 5 ग्राम है, कैलोरी जो है फ्यूजन की 80 होती है पानी की, C वाटर की 1 है कैलोरीज में, स्पेसिफिक हीट सीरियस सिस्टम में स्पेसिफिक वाटर 1 है और मैस फिर 5 है, टेम्परेचर तो 0 से 100 है ना डिफरेंस, और फिर मैस वही 5 है और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो 554 है। ये थोड़ा सा आपके लिए टास्क था जिसमें मुझे डेटा में शायद दे देनी चाहिए थी, फ्यूजन की वैल्यू और वाइपराइजेशन की वैल्यू दे देनी चाहिए थी, तो यार ने आपको मुश्किल में डाला होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसका 3600 आंसर आता है, आप चेक कर लें। ज़्यादा इसका सी ऑप्शन है। आपको बार टेक्निक अच्छा MCQ ज़रूर है, लेकिन इसमें मुझे इंटी टेस्ट में, अगर आपको इंटी टेस्ट में देंगे तो प्रोबेबली वो आपको ये डेटा दे देंगे, वरना आपको पता होना चाहिए बार। आपकी बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन भी मौजूद हैं, लेकिन वो उस कैलोरीज में नहीं है, जॉल वाले SI सिस्टम के हिसाब से यूनिट इस्तेमाल। नंबर 77 इस वैल्यू को आप नेट पे भी वेरीफाई कर लें कि फ्यूजन की हीट वेरीफाई करने का हो सकता है, मैं भी भूल गया हूँ, यहाँ 80 और वो कंफर्म है, इसका थोड़ा मुझे शक है, मैं देखें। अगला क्वेश्चन है द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड। डॉपलर इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, हमें पता है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे भी डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। बी ऑप्शन इसका ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी के जितने भी फार्मूले हैं ना, अगर आपको फार्मूले याद हैं, मैंने इस तरह के, ये ऑल इन वन फार्मूला है, ऑल इन वन, ये ऑल इन वन फार्मूला है, तो आप इसमें कहीं भी डिस्टेंस नहीं देख रहे। कौन सा नंबर चल रहा था जी, 77, बी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद अगला नंबर मेरे पास 86 फिजिक्स है। 86 द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है, ये बात सारी बातें आपको पता है कि मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी इक्वल होती है। एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी, ये मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में इक्वल होती है। जब इक्वल होती है तो रेशो 1:1 होगी, लिहाजा राइट ऑप्शन इसका ए है। 86 हो गया। इसमें ये MCQs जो है थोड़ा सा प्रिंट इसका टेढ़ा है मेरे पास,
पता नहीं क्यों कट गया है, क्या मुझे बताइए। A block oscillate back and forth on concave surface, कि कोई concave surface है of radius r, concave surface है radius, तो उसमें कोई block back and forth oscillate करता है, तो ये ऐसे ही है जैसे simple pendulum नहीं होता, concave surface है, उसका radius r है, तो उसमें वो पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड की। अब बताइए टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई L बाई G, तो यहाँ पर L इज प्लेइंग द रोल ऑफ रेडियस, तो लिहाजा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा और ये A है, नंबर 87 होगा, जाहिर बात है, इसमें भी A ऑप्शन है। एटी एट नहीं, नंबर मैं देखता हूँ। यदि 96 MCQs हैं, पता नहीं प्रिंट में क्लियर इधर टेढ़ा दिया है। 96 which one is of the is common between sound and light दिया होगा, nature of sound and light के दोनों की sound और light की nature सेम है, ठीक है, sound और light दोनों की nature wave nature है। polarization, medium, diffraction। अब ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे खुद भी भूला हुआ है, ये क्वेश्चन जो मैंने डिज़ाइन किया है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं है, प्रिंट में इसमें मसला आया हुआ है, और मुझे जो कॉपी दी है इसमें उन्होंने ठीक भी नहीं किया है, तो क्या बनेगा। तो पर साउंड और लाइट में जो कॉमन चीज़ है, अब ये भी पता नहीं चला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन है या नॉट कॉमन है, ये भी मुझसे रीडेबल नहीं है। अगर आप इसको आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है आपके, तो ये पता नहीं आपको जो प्रिंट मिला है वो ठीक मिला है या नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो नेचर ऑफ द साउंड एंड लाइट, पोलराइजेशन, मीडियम, डायफ्रैक्शन। अब कॉमन कहाँ है, देखिए ना, पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन साउंड में नहीं होती और लाइट में होती है, ये पोलराइजेशन दोनों में कॉमन नहीं है। मीडियम साउंड के लिए ज़रूरी है, लाइट के लिए ये कॉमन नहीं है। डायफ्रैक्शन दोनों करती हैं, और पैरेलल दिए नेचर ऑफ साउंड एंड लाइट। अलबत्ता साउंड वेव जो है उनका खालिसतन वेव नेचर है और लाइट का डुअल नेचर है, लिहाजा जो चीज़ कॉमन है वो डायफ्रैक्शन है। अगर मैं इस एमसीक्यूज़ को खुद से अस्यूम करूँ कि क्योंकि मैंने कोई पुराना एमसीक्यू उठाया है मेरा, या पता नहीं तक एमसीक्यूज़ है, ये थोड़ा सा मुझे इसमें देने में मसला हो रहा है कि व्यू देने में, लिहाजा ये जो साउंड और लाइट में अगर कहा है कि नॉट कॉमन, तो नॉट कॉमन में भी डी है डायफ्रैक्शन, इसको मैं देखता भी हूँ। और अगर इसमें आपको कहा गया है कि विच वन इज कॉमन, तो कॉमन तो ज़ाहिर बात है, फिर इसमें डी कॉमन ही पूछा होगा, क्योंकि नेचर दोनों का कॉमन नहीं है, क्योंकि साउंड जो है वो खालिसतन वेव है और लाइट जो है वो उनका डुअल नेचर है। पोलराइजेशन भी दोनों में कॉमन नहीं है, मीडियम भी दोनों में कॉमन नहीं है, तो डायफ्रैक्शन कॉमन है, तो लिहाजा इसको ठीक कर दिया है, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। कौन सी चीज़ इसमें कॉमन है। 97 नंबर पे आ जाए। साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें डेटा आप लिखते जाएं। 500 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर विद द वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रही है जी, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ये, और सोर्स जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी ऑब्जर्वर की तरफ 30 मीटर पर सेकंड है। द फ्रीक्वेंसी हेard बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो बतानी है। देखें, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर का केस है, और हमें पता है जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होता है तो हमारे पास v - vs का फार्मूला लगता है,
तो डेटा आपको दे रखा है क्या है बच्चों, साउंड वेव की वेलोसिटी जो है वो 330 दी हुई है। तो इधर आप 330 पुट कर लेंगे, इधर 330 में से 30 माइनस कर लेंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो असल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। तो आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी फटाफट मिल जाएगी। ये आ जाएगा 330, नीचे आ जाएगा 300, और ये आ जाएगा 500। 0 से 0 कैंसिल कर दें और इनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पे जो आंसर भी आया आप इसको चेक कर लें। बस यही डेटा है, इसको मैं खुद चेक कर लें और 3 ऑप्शन भी दे दें, मेरे पास इसको वो करने का टाइम नहीं है। ठीक है, करते भी हैं तो ये 10 आ जाएगा और उस पर आ जाएगा तो 550 आ जाएगा। चेक कर लें, 550 कर लें। चलिए ये आपके सामने से ना हो, पता नहीं थोड़ा सा मैं बोल भी सो रहा हूँ, आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का जो दिया गया है वो 106 में है, नंबर 106। The general form of the path difference in Young double slit experiment is m lambda। ठीक है, it's corresponding to the phase shift। हमें पता है m lambda जो है, m lambda का जो ताल्लुक होता है वो 2m पाई के साथ होता है, क्योंकि ये मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस है, ये मैक्सिमा का पाथ डिफरेंस है, और ये मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस है। ये बता चुका हूँ। पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए और फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होनी चाहिए मैक्सिमा के लिए। स्टार्ट। 107 एमसीक्यूज को देखें। इन यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्लिट इज हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। तो फ्रिंज विड्थ बतानी, बड़ी सीधी सादी सी बात है। फ्रिंज विड्थ है ये सेपरेशन हाफ हो गई है और वो डबल हो गई है। बड़ी, मुझे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नजर नहीं आ रही है कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। तो ये 2 बार आके क्या आ जाएगा, 4 बार खत्म हो चुकी है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज कंप्लीट हुआ है। आगे जो फिजिक्स के एमसीक्यूज दिया हुआ है वो एमसीक्यूज है 116, नंबर 116 को देखें। इसमें कौन सी बात है, द प्रोसेस और सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ हीट। हमें पता है जिस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज ना हो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या सिंपल किस्म का टेस्ट है, इधर पढ़ो। 117 two ideal heat engine A and B have their sources at, उनके जो sources हैं यानी T1 टेम्परेचर जो है वो आपके पास किस पे टेम्परेचर पे हैं डियर स्टूडेंट्स, 600 केल्विन है, और ये A इंजन है, ये B इंजन है, और ये 400 केल्विन है। और जो उनके सिंक्स हैं, सिंक्स इनके जो हैं डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास ये 300 केल्विन पे है, वो 250 केल्विन पे है। तो इसमें एफिशिएंसी की क्या कंक्लूजन होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एफिशिएंसी होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर। वो टेम्परेचर की रेशियो के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो टेम्परेचर की रेशियो जितनी कम होगी उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो अगर आप इनकी रेशियोज निकाल लें, बड़ी सीधी सादी रेशियोज होंगी। ये 300 डिवाइडेड बाय 600 एक रेशियो आ जाएगी, और 250 डिवाइडेड बाय 400 दूसरी रेशियो आ जाएगी। तो यहाँ रेशियो जो है जितनी छोटी होगी, तो छोटी रेशियो आपको पता है ये रेशियो जो है वो छोटी है, 1/2 आएगा ना इसमें। तो रेशियो ये छोटी है, तो रेशियो ए इंजन की रेशियो छोटी है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा
ए की एफिशिएंसी बी से। आप समझ चुके हैं इस बात को कि एफिशिएंसी इस रेशो के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेशो जितना छोटी होगी तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो इनकी रेशो छोटी है और इनकी रेशो बड़ी है, तो एफिशिएंसी जिन रेशो छोटी होगी लिहाजा ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है। ए ही ऑप्शन है इसका, राइट ऑप्शन जो है वो ए है इस एमसीक्यूज का। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है 126 नंबर पे एमसीक्यूज है फिजिक्स का, जो मुझे नजर आ रहा है। तो कहते हैं कि बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन द सेम पीरियड इन द सेम डायरेक्शन। x1 जो दिया गया है वो 3 sin ओमेगा t दिया गया है, और x2 जो दिया गया है वो 4 sin ओमेगा t दिया गया है। प्यारे बच्चों, जब दोनों साइन होंगी तो फेज डिफरेंस 0 होगा, और फेज डिफरेंस 0 पे जो इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, फेज डिफरेंस 0 हो तो हमें पता है जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो उनका स्केलर सम होगा। लिहाजा 3 + 4 = 7। अगर यहाँ साइन और यहाँ कॉस होता तो फिर 90 फेज डिफरेंस होता, फिर ये पाइथागोरस से हम आंसर निकालते। तो ये बड़ी अहम एमसीक्यूज है कि आपने इधर नजर डालनी है कि फेज ओमेगा टी और ओमेगा टी है, इन फेज है, लाइक पैरेलल है, और लाइक पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट स्केलर की तरह होता है, और अगर ये कॉस होता फिर पाइथागोरस से, तो लिहाजा साइन जो है वो ए ऑप्शन है। तो 126 एमसीक्यूज रिमेंड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव कर जाते हैं फिजिक्स के हवाले से। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन है उसकी बात हुई है। तो उसमें क्या कहा गया कि वो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, रेफरेंस सर्कल होता है, या डायमीटर एनी डायमीटर होता है। तो याद रखें कि प्रोजेक्शन आप किसी डायमीटर में भी ले सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किसी डायमीटर पे भी आप प्रोजेक्शन ले सकते हैं। लिहाजा इसका लास्ट, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन ठीक है। आप ये ना समझिए आपके कोर्स में एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो पंजाब के कोर्स में वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिया हुआ है। मैंने आपको समझाया आप किसी भी इस पे ले सकते हैं प्रोजेक्शन। ये कहानी कंप्लीट हो गई है। अब अगला एमसीक्यूज हमारे पास है नंबर 136 पे। कहते हैं द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर इज 5 सेकेंड। पेंडुलम का लेंथ कितना दिया गया है जी? 1 मीटर है, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, और उसका पीरियड जो है वो 5 सेकेंड दिया गया है। सीधा साधा कहता है इफ द एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड डबल हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, सिंपल पेंडुलम के केस में हम कहते हैं कि जो उसका पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता। लिहाजा एम्पलीट्यूड तब्दील भी हो जाए तो पीरियड पे असर नहीं पड़ेगा, लिहाजा पीरियड वही 5 सेकेंड ही रहेगा, और ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यानी कि इसमें ट्विस्ट बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड से रिलेशन पूछ रहा है। दूसरे लफ्जों में तो हमें पता है एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड इज केप्ट स्मॉल टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। ये भी एमसीक्यूज है। 137 एमसीक्यूज पे आ जाइएगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन have a steady phase relationship. The acceleration leads the velocity by, हमें पता है एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के अंदर 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। अगर आप एक्सेलेरेशन की इक्वेशन को देखें तो वो आपके पास a नॉट कोसाइन ओमेगा टी होती है, और वेलोसिटी की इक्वेशन को देखें तो वो साइन ओमेगा टी होती है। तो कोसाइन वेव साइन से फेज डिफरेंस π/2 पे होती है। तो यहाँ पर आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिजिक्स के हवाले से। अच्छा, ये 146 नंबर है, 146।
कहा गया है व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट वेव प्रोड्यूस इन द स्टेम, स्टेम में जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, सम टाइम लॉन्गिट्यूडनल सम टाइम ट्रांसफर एंड नन ऑफ दीज। हमें पता है ट्यूनिंग फोर्क जो प्रॉन्ग वाइब्रेट करता है तो वो हमेशा ही लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट करता है। तो ये अहम एक बात है, या जो धागे का स्ट्रिंग होता है वो तो ट्रांसफर वेव होता है, लेकिन जो साउंड ट्रेवल करती है गिटार में तो साउंड वेव जो धागे का स्ट्रिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल ही पैदा करता है। इस तरह ट्यूनिंग फोर्क भी लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव एयर में लॉन्गिट्यूडनल ही होती है। तो आप इस पे परेशान ना हो कि क्या ऑप्शन होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल ही राइट ऑप्शन है। 147 एमसीक्यूज पे देख लें प्यारे बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड विल बी ग्रेटेस्ट, हमें पता है, मैं समझा चुका हूं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में दूसरे नंबर पे और गैस में तीसरे नंबर पे। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, मेटल। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है जिसका नाम 157 है। If the frequencies of the two note of the medium are in the ratio 3:5, their wavelength, हमें पता है कि नोट ऑफ मीडियम में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 3:5 है तो वेवलेंथ 5:3 होंगी। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। फ्रीक्वेंसीज जो हैं और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है। एक और क्वेश्चन इससे पहले मुझसे मिस हो गया जिसका नाम था 156, और वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव? रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्सरे भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो साउंड जो है बहुत आसान क्वेश्चन था, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर पे। इस दफा कुछ जरूरत से ज्यादा आसान टेक्स्ट बनाया मुझसे। A young double slit setup of interference is shifted from air to water. यंग एक्सपेरिमेंट को एयर से वाटर में शिफ्ट किया गया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या होगा? हमें पता है फ्रिंज विड्थ जो है वो वेवलेंथ पे, एल पे और बी। अगर आप वाटर में शिफ्ट कर दें तो स्लिट और स्क्रीन में डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटर स्लिट डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमें पता है वाटर में जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और वेवलेंथ जब कम होती है, क्यों वेवलेंथ कम होती है? क्योंकि वेलोसिटी कम हो जाती है। तो लिहाजा शिफ्ट डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज जो है विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। लिहाजा इसमें बी और सी दोनों में डिक्रीज लिखा हुआ था। आपको इसके सही नंबर देंगे। क्वेश्चन नंबर 176 है टू obtain the sustained interference pattern we require the source emitted the radiation of same frequency, nearly same frequency and have definite phase relationship, different wavelength। तो sustained interference के लिए फेज रिलेशनशिप भी डेफिनेट होनी चाहिए, यानी सोर्सेज कोहेरेंस होने चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। लिहाजा सी मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। सेम फ्रीक्वेंसी के साथ कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप यानी कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन। कलर ऑफ थिन फिल्म आर, हमें पता है डिटेल में पढ़ चुके हैं कि थिन फिल्म के जो कलर होते हैं वो आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। लिहाजा इस बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 186 नंबर पे है फिजिक्स में। Heat cannot by itself flow from the body at the lower temperature to the higher temperature। तो ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है, क्लासिक स्टेटमेंट है। तो बी ऑप्शन है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो मुझे भी को सॉल्व करने में मजा आ रहा है। कुछ है जो नहीं। Which of the following parameter does not characterize the thermodynamic state? हमें पता है हीट और वर्क जो है वो थर्मोडायनामिक स्टेट को कैरेक्टराइज नहीं करते या वो स्टेट फंक्शन नहीं होते। लिहाजा वर्क और डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले नंबर पे जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है प्यारे बच्चों वो है नंबर 196।
और उसमें है which of the following statement is correct for the any thermodynamic system. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. The change in entropy can never be zero. हो सकता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो ये गलत स्टेटमेंट है. इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन, बिल्कुल ये ठीक स्टेटमेंट है. इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस नहीं, वर्क आइसोथर्मल में चेंज नहीं होती. वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो नहीं. लिहाजा बी ऑप्शन जो है वो ठीक है कि एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी वर्क फंक्शन है. उसके बाद नंबर 197, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इज द रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये भी टेस्ट में भी इंस्टीट्यूट आ चुका है. तो इस तरीके से आज की सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा.